बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को आसान अल्फाज में और आसान तरीके से समझाया जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। मतलब 3 लगातार इंटीजर्स हैं, उनका मजमुआ सम 42 है, तो वो 3 इंटीजर कौन से हैं? तो सम का मतलब है मजमुआ। अब लगातार यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर से क्या मुराद है? इंटीजर्स का जो सेट होता है वो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। ये इंटीजर्स होते हैं। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर से क्या मुराद है? मैं मिसाल देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो 4, तो 4 के बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे? आप 4 में 1 ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करें तो 6। तो ये अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी लगातार इंटीजर्स हैं। अगर लिखा जाए 4, 5, 9, अब ये जो 3 इंटीजर्स हैं ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं हैं। तो मतलब वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं जिनका सम 42 हो, तो वो आपने मालूम करके देने हैं। तो हम फ़र्ज़ करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स। तो सेकंड इंटीजर अगर वो कंसेक्यूटिव है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? एक्स प्लस 1, 1 ऐड कर देंगे तो उससे अगला इंटीजर आ जाएगा। थर्ड इंटीजर क्या होगा? थर्ड इंटीजर क्या होगा? एक्स प्लस 2। तो ये 3 इंटीजर्स हैं। अब हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये 3 लगातार इंटीजर हमने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिए हैं। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कहती है कि तीनों लगातार इंटीजर्स का जो सम है वो 42 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कहती है 3 लगातार इंटीजर का जो सम है वो 42 है। तो हमने ये इंटीजर सपोज किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, तो अब इनका सम लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। तो इन तीनों इंटीजर का जो सम है वो 42 के इक्वल होगा। तो हम 42 के इक्वल लिखेंगे। अब x, ये वाला x और ये वाला x ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि तीनों वेरिएबल्स हैं और पावर सेम है। तो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, अगर वेरिएबल लिखा हुआ है साथ कुछ नहीं है तो मतलब कोएफिशिएंट 1 है। इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x बनेगा। तो 3x प्लस, अब ये जो 1 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है और 2 के साथ भी वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 42। अब प्लस 3 में भी वेरिएबल नहीं है और 42 में भी वेरिएबल नहीं है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इनको एक ही साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 3x। तो 3x इक्वल होगा 42 माइनस 3 39। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, 39 डिवाइड 3। तो x इक्वल टू, ये 3 वाला टेबल 39 पे 13 टाइम जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है, अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली जाए तो हमारे पास वो तीनों इंटीजर्स आ सकते हैं और आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे, सो फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है और x की वैल्यू 13 है। तो मतलब पहला इंटीजर हमने मालूम कर लिया है, वो 13 है। अब सेकेंड इंटीजर क्या होगा? सेकेंड इंटीजर वो हमने x प्लस 1 लिया हुआ है, तो x प्लस 1 लेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। 13 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 14। तो दूसरा इंटीजर भी आ गया, 14 है। थर्ड इंटीजर इक्वल x प्लस 2, तो मतलब 13 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये वो 3 इंटीजर्स हैं जिनका सम 42 है। तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स कौन कौन से हैं उनको आप एक सेट की सूरत में लिख लें, 13, 14, 15। तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ AC इज 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म ऑफ A इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस B इंटू 3 स्क्वायर रूट। A और B यहाँ पे इंटीजर हैं। तो कहते ये हैं कि ये एक डायग्राम दी गई है, AC की लेंथ आपको बता दी गई है और AB की लेंथ आपने मालूम करनी है। और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दी गई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये भी याद रख लें कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। और बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनमें एक को आप बेस कह देते हैं और एक को अल्टीट्यूड कह देते हैं। तो यानी आपको बेस दिया गया है और आपने अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, अल्टीट्यूड मालूम करना है आपने। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले गिवन डाटा लिख लें। तो गिवन आपके पास है, गिवन जो ट्रायंगल है उसमें AC की लेंथ आपको दी गई है, AC इक्वल 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। और इस पूरी ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल की अलामत है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट। अब एरिया है तो इसके साथ जो यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लिखा जाएगा, और लेंथ है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर लिखा जाएगा, वो यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन है। तो अब हमने मालूम क्या करना है, ये तो हो गया गिवन डाटा। अब मालूम ये करना है कि ये AB की लेंथ कितनी है, AB लेंथ ये हमने मालूम करनी है। तो ये कैसे करेंगे, वी नो दैट अब कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है, बेस यानी यहाँ पे AC हमारा बेस है वो भी गिवन है, और अल्टीट्यूड हमने मालूम करना है। तो उसके लिहाज से जो फिगर है उसके लिहाज से ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई। अब बेस क्या है, बेस AC है जो कि हमने लिखा हुआ है, चलें एक स्टेप में इसको लिख लेते हैं, AC मल्टीप्लाई, और अल्टीट्यूड क्या है, AB। 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई। अब AC की जो लेंथ है वो है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। अब AB की लेंथ मालूम करनी है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे 1/2 है तो आप इसको दूसरी साइड पे लेके आएँ तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू AB। अब हमें AB निकालना है तो यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है AB के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इक्वल AB। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि AB की लेंथ मालूम करें, और डिनोमिनेटर में, अब देखें ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मतलब एक रेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अब AB की लेंथ हमने निकाल लिया है लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है और इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हम अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो किसी हद तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये 1.2 एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट इक्वल AB लेंथ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट, माइनस 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। अब चूँकि इंडेक्स दोनों का सेम है स्क्वायर रूट का, इधर भी इंडेक्स 2 है इधर भी इंडेक्स 2 है, तो इन दोनों टर्मों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 15 मल्टीप्लाई होके एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 45। अब माइनस 5 स्क्वायर रूट और प्लस 15 स्क्वायर रूट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब इसका भी इंडेक्स सेम है तो एक ही स्क्वायर रूट के नीचे 5 और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 75 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है,
फार्मूला हम सीख चुके हैं कि ए प्लस बी हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो ए माइनस बी, यानी पहली टर्म भी सेम हो दूसरी भी सेम हो और प्लस माइनस हो, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस, अब 45 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 75 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर रूट ओवर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 5 इक्वल टू ए बी लेंथ। अब ये बन जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस, अब 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 3 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। अब तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर -1 इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। अब ये -1 अगर हम ऊपर वाली पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3, सॉरी ये माइनस बन जाएगा, -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा तो वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेंथ ऑफ ए बी, अब यहाँ पे देखें 3 स्क्वायर रूट का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट +5 है, तो इन दोनों में से 3 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा -1 और यहाँ पे +5 और ये 3 स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, प्लस अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे भी 5 स्क्वायर रूट है और यहाँ पे भी 5 स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -3 है, तो 5 स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा +1 -3। अब 5 स्क्वायर रूट को राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और इसके लिए भी ऐसा ही है। तो अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, अब -1 प्लस 5 ये 4 आंसर आएगा तो 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 -3 -2 के इक्वल होता है तो -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो लेंथ ऑफ ए बी हमने निकाल ली है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब उन्होंने भी हमें यही कहा था कि ए बी की जो लेंथ निकालनी है वो a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट इसी फॉर्म में निकालनी है, तो ये हमने निकाल के दे दी है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट मीटर, एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b इंटू 2 स्क्वायर रूट वेयर a एंड b आर इंटीजर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल की दो लेंथ्स दी गई हैं, लेंथ और विड्थ, तो एरिया निकालना है लेकिन इस फॉर्म में निकालना है, तो इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ पे गिवन डेटा है, लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट और विड्थ है 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट, इनके साथ ये दोनों मीटर में हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने मालूम करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो सिंपल सा फार्मूला है। अब यहाँ पे लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो लेंथ हमारे पास है 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई वेट है 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक छोटी सी बात जो कि आप याद रख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब लिखा हुआ है x ओवर एक्स स्क्वायर रूट, तो ये इस सारे का आंसर एक्स स्क्वायर रूट आएगा। ये कैसे आएगा, क्योंकि ये जो x है इस x को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट डॉट एक्स स्क्वायर रूट।
नीचे तो एक्स स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और दोबारा एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम एक्स को एक्स स्क्वायर रूट डॉट एक्स स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल होके एक्स स्क्वायर रूट बनाएगा। तो ये बात याद रख लेनी है कि एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हो 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट, 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो ये 3 स्क्वायर रूट के बराबर आएगा। या लिखा हुआ हो 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर 2 स्क्वायर रूट आएगा। तो अगर ये बात याद रख लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आसानी होगी। तो इनको हम मल्टीप्लाई करने से पहले 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब ये जो 4 है 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस ये 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अभी मैंने आपको बताया 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट की इक्वल होता है, तो इस सारे की जगह 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक 2 पहले से मौजूद है, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब सिंपल सा आपने तरीका करना है कि 1 बाई 1 करके आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करें, 2 5 आर 10, पहली को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 को माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब दूसरी को पहली से मल्टीप्लाई करें, तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, 5 इंटू 18 स्क्वायर रूट। अब दूसरी को दूसरी के साथ प्लस माइनस माइनस, और ये 18 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो इंडेक्स सेम है, तो एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे 18 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5। अब 18 स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इंटू, अब 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5। 9 स्क्वायर रूट का आंसर 3 आता है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट माइनस 12 प्लस 10 और माइनस 12, इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा -2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट इन दोनों टर्मों से कॉमन ले लें, -2 स्क्वायर रूट ये मैं कॉमन ले रहा हूँ प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 15, -2 स्क्वायर रूट -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -4 प्लस 15, इसका आंसर आएगा प्लस 11। अब प्लस 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 प्लस 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जिस फॉर्म में उन्होंने हमें कहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें जिस शक्ल में, तो उसी शक्ल में उन्होंने ये कहा था कि a प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में एरिया निकाल कर दें, तो हमने ये उसी फॉर्म में एरिया निकाल कर दे दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स whose सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। दो नंबर्स जिनका जो मजमुआ है, सम है, जमा करें तो 68 आता है और उनका डिफरेंस निकालें यानी बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा माइनस करें तो 22 आता है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड 2 नंबर्स और x, y। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि वो दो नंबर x, y हैं। अब जो क्वेश्चन की कंडीशंस हैं कि दो नंबर्स का सम 68 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी दी गई शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि उन दो नंबर्स का सम 68 हो, तो हमने ये दो नंबर सपोज किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 68 और इसको हम 1 का नाम दे देंगे। और दूसरी बात में वो कहते हैं उनका डिफरेंस 22 है, तो हम कह देते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 22, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कोई भी तरीका कर सकते हैं। तो मुझे जो आसान लगता है कि ये बच्चों के लिए करना आसान होता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो y के कोएफिशिएंट सेम हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ और इनको ऐड भी करूँगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो अब इनको ऐड करते हैं, तो अब देखें प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे, कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन के साथ हैं, और प्लस एक्स यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 है तो ये 2x बन जाएगा इक्वल 68 और 22 को ऐड करें तो ये बनता है 90। अब 2 को इधर डिवाइड कर दें तो 90/2, तो x इज इक्वल टू 45। तो एक नंबर हमने निकाल लिया है। अब जो दूसरा नंबर है वो निकालने का तरीका ये भी है कि आप x की ये वैल्यू जो x की जो ये वाली वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें तो y की वैल्यू आ सकती है। या अगर ये ना कर सकें तो आप दोबारा यही इक्वेशंस लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करें, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें। तो ये लाजमी बात है, जब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है तो जो नीचे वाली टर्म होती हैं उनके साइन चेंज किए जाते हैं। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस वाई 2y। 68 में से 22 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46। अब 2 डिवाइड हो जाएगा, 46 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 23। तो ये हमने दोनों नंबर्स निकाल लिए। अगर मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूँ कि x की वैल्यू अगर आप 1 में पुट कर दें, हम ये दूसरा तरीका भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका यानी यहाँ तक तो ये करेंगे ना। अब ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट करके भी y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो वो कैसे करेंगे, आप x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस वाई इक्वल टू 68। अब 45 में वेरिएबल नहीं है और 68 में भी वेरिएबल नहीं है तो 45 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 68 माइनस 45, तो y इज इक्वल, आप 28 में से 45 को माइनस करें तो 23 आंसर आता है, जो कि हम पहले भी यही निकाल चुके हैं। तो मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदर इन लाहौर वाज usually warm during summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade by using the formula, इस फार्मूले को यूज़ करना है, find temperature as Fahrenheit scale। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाहौर में जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर की जो पैमाइश है वो आप सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में भी, आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं और केल्विन में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इन दोनों को रिलेट किया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना उन्होंने हमें बताया है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मालूम करें, इसी को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फार्मूला we know that ये क्वेश्चन में उन्होंने फार्मूला खुद बताया हुआ भी है, इक्वल 9/5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। ये जो सर्कल है ये डिग्री को जाहिर करता है, टेम्परेचर को जाहिर करता है। टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर की वैल्यू लिखी जाती है तो ऊपर ये छोटा सा सर्कल बनाया जाता है। अब यहाँ तो हमें कुछ गिवन नहीं है तो ये एज इट इज़ आएगा 9/5। अगर आप 9 को 5 पे डिवाइड कर दें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 9 को 5 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 1.8, तो ये 1.8 लिख लें। और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड वो गिवन है 48, तो यहाँ पे 48 लिख लें प्लस 32। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 1.8 को मल्टीप्लाई करें 48 से तो रिज़ल्ट आएगा 86.4 प्लस 32। इन दोनों को ऐड कर दें तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 118.4। तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, father age was 2 times the age of son. What was the son's age 6 years ago?
तो बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन है कि बाप और बेटे की जो उम्र है मौजूदा, उनका जो सम है वो 72 ईयर्स है। 6 साल पहले की बात की जाए तो फादर की एज 2 गुना थी, 2 टाइम थी एज़ कम्पेयर टू सन एज। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र हमने मालूम करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फादर एज इक्वल टू एक्स, सन एज इज इक्वल टू वाई। अगर हम कह दें कि बाप की उम्र x है और बेटी की उम्र y है, तो क्वेश्चन की कंडीशन ये कहती है कि दोनों की एजेस का जो सम है वो 72 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई, यानी दोनों की एजेस का सम 72 आएगा। तो इसको आप 1 कह दें। अब वो कहते हैं कि 6 साल पहले, अब वो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं 6 years अगो, यानी 6 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो लाज़िम बात है बाप की उम्र भी फिर 6 साल कम हो जाएगी, क्योंकि 6 साल पहले की उम्र x माइनस 6 होगी। तो फादर्स एज 6 साल पहले कितनी होगी, फादर्स एज ये होगी x माइनस 6, और बेटे की उम्र सन्स एज इक्वल y माइनस 6। अब वो कहते हैं कि 6 साल पहले बाप की उम्र 2 गुना थी, 2 टाइम थी। तो हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फादर एज इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सन्स एज। तो मैंने ये लिख दिया, फादर एज 2 टाइम है, लेकिन ये 6 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो लिखी जाएगी, 6 साल पहले जो बेटे की उम्र है वो लिखी जाएगी। तो 6 साल पहले बाप की उम्र x माइनस 6 है, तो यहाँ पे x माइनस 6 लिखेंगे इक्वल टू इंटू 6 साल पहले बेटे की उम्र y माइनस 6 थी, तो यहाँ पे y माइनस 6 लिखा जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2y माइनस 12। अब यहाँ पे भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6, तो ये बन जाएगा माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 72, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सब्ट्रैक्ट, तो जो नीचे वाली टर्म होगी, इक्वेशन होगी, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है। अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि x के कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये -1 बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट जब इक्वेशंस को करते हैं तो हमने ये माइंड में रखना होता है कि कोई एक वेरिएबल कैंसिल होने चाहिए, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस 2y प्लस वाई प्लस 3y बन जाएगा, 72 प्लस 6 ये बन जाएगा 78, तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 78 डिवाइड 3, y की वैल्यू आ जाए, 3 वाला टेबल लेके जाए तो ये 26 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 26। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है सन एज, तो वो तो 26 आ गई, लेकिन 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो लाज़िम बात है, अगर अभी, क्योंकि y तो मौजूदा उम्र है बेटे की, तो यानी मौजूदा उम्र कितनी है, 26 है, तो सन एज 6 years अगो इक्वल 26 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 20 ईयर। तो ये बेटे की उम्र होगी 6 साल पहले, तो ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। यानी मिरहा ने ख़रीदा है 1500 में खिलौना ख़रीदा और 1520 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला माइंड में रखना है आपने। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होती है प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यानी अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस तो ये 1500, चूँकि उसको 1500 में ये खिलौना पड़ा है, यानी उसकी कॉस्ट पड़ रही है, तो कॉस्ट प्राइस होगी ऑफ टॉय इक्वल 1500 रुपीज़। और सोल्ड प्राइस कितनी है, उसने बेचा किस में है वो खिलौना,
तो 1520 रुपये में उसने ये खिलौना बेच दिया। अब उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है? लाज़िम बात है 1500 में ख़रीदा है और 1520 में बेचा है तो उसको मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो अब प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सोल्ड प्राइस है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500, तो ये माइनस करें तो ये बनता है 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास मौजूद है, तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारे पास है 20, कॉस्ट प्राइस उस खिलौने की 1500 थी, तो 1500 मल्टीप्लाई 100। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये इस तरह से कैंसलेशन हो सकती है, तो ये दोनों ज़ीरोज़ इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल आप कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 20/15 और टेबल लेके जाएं तो 5 वाला टेबल जाता है 4/3, तो 4/3% ये प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाल ली है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो ये बनेगा 1.333%। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपीज़, यानी 9,60,000 रुपये ये तैयब की सालाना आमदनी है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, यानी 1,30,000 आमदनी वो है जो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है वो रकम होती है, वो आमदनी होती है जिस पर जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स की छूट देती है कि इतनी अमाउंट पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो ये कैसे निकालेंगे? तो एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम ऑफ तैयब कितनी है? 9,60,000 रुपीज़। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी कितनी अमाउंट ऐसी है जिस पर टैक्स लागू नहीं होगा? एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 रुपीज़। अगर 1,30,000 रुपये टैक्स नहीं लगता और उसकी आमदनी 9,60,000 है, तो अब कितनी रकम पे टैक्स लगेगा? तो 9,60,000 में से ये रकम माइनस कर लें क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगना। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप इसको लिख लें, जिस रकम पे टैक्स लगता है, मार्कअप लगता है, तो उसे आप प्रिंसिपल अमाउंट कह दें। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,30,000 रुपीज़। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। अब ये वो रकम है जिस पर टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा तो टैक्स का रेट एक फ़िक्स होता है जो हुकूमत मुतय्यन करती है। मुख्तलिफ़ केसेस में ये मुख्तलिफ हो सकता है। अब इस केस में वो कहते हैं कि टैक्स रेट 0.75% है। तो अब ये अगर इतनी अमाउंट है और इस पर इतने % टैक्स लगेगा तो टैक्स की रकम कितनी बनेगी? तो फार्मूला है वी नो दैट टैक्स इक्वल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स रेट। यानी अगर आप टैक्स रेट को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैक्स की अमाउंट आ जाएगी कि टैक्स कितना लगेगा। तो टैक्स अमाउंट इक्वल, अब टोटल अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है वो है 8,30,000 रुपये मल्टीप्लाई टैक्स रेट है 0.75% है। तो 8,30,000 मल्टीप्लाई, अब परसेंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 0.75/100। तो ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो 8,300 को आप मल्टीप्लाई करें 0.75 से, तो आपके पास आंसर आएगा 6,225 रुपीज़। तो यानी 6,225 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड मार्कअप आपने मालूम करना है 3,75,000 रुपये पे 1 साल के लिए और रेट है 14%। अब ये कंपाउंड मार्कअप क्या होता है? मिसाल देता हूँ कि 3,75,000 रुपये एक बैंक में जमा कराई गई है, तो मार्कअप उस पर लगेगा, सूद लगेगा। मार्कअप का मतलब है मुनाफा, सूद। तो 3,75,000 पे जो मुनाफा लगेगा, कंपाउंड का मतलब ये है कंपाउंड मार्कअप
वो मार्कअप जो हर साल बढ़ता चला जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 3,75,000 एक आदमी ने बैंक में जमा कराया है, तो अगले साल कुछ मुनाफा भी लग चुका होगा, मसलन 14% मुनाफा लगेगा, तो वो रकम ज़्यादा हो चुकी होगी। तो अब जो उससे अगले साल मुनाफा लगेगा वो 3,75,000 पे नहीं लगेगा, वो जो नई रकम बनी होगी मुनाफा पहले साल के एंड पर, वो उस पे लगेगा। तो इस तरीके से ये जो मुनाफा लगता है इसको कंपाउंड मार्कअप कहते हैं। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो अमाउंट है, अमाउंट जो कि एक यूँ समझें कि बैंक में जमा कराई गई, वो है 3,75,000 रुपये। मार्कअप रेट कितना है? मार्कअप रेट वो है 14% है। अब मार्कअप कितना है, यानी वो जो कंपाउंड मार्कअप है वो मालूम करना है हमने। और टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि एक साल की बात की जा रही है। तो अब फार्मूला है कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करने का। वी नो दैट कंपाउंड मार्कअप इक्वल P इंटू 1 प्लस R% होल पावर टाइम। टाइम मुराद है कितने साल के लिए है, R% का मतलब है मार्कअप रेट, इसको आप R% कह दें, ये R% है। और P से मुराद है वो जो अमाउंट है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी P कहेंगे। तो कंपाउंड मार्कअप कितना आएगा? कंपाउंड मार्कअप P की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 3,75,000 इंटू 1 प्लस, अब R रेट कितना है? 14%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14% होल पावर। अब जो टाइम है वो 1 ईयर है, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3,75,000 1 प्लस 14% को हम लिख सकते हैं 14/100। अब इसको 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा। 1 वाला टेबल 100 पे 100 टाइम, 100 1 से मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लस 14, तो ये बन जाएगा 114/100। अब ये 100 डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे बन जाएगा 3,750 ज़रब 114, यानी 3,750 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 4,27,500 रुपीज़। अब ये वो अमाउंट है जो एक साल बाद अब बन चुकी होगी मार्कअप लगने के बाद। तो अब देखें, पहले जो अमाउंट थी वो तो 3,75,000 थी, और अब जो है रकम बन चुकी है वो 4,27,500। तो मार्कअप कितना है? यहाँ पे आप लिख लें अमाउंट आफ्टर कंपाउंड मार्कअप, अमाउंट आफ्टर कंपाउंड मार्कअप, यानी कंपाउंड मार्कअप भी साथ ऐड होके जो अमाउंट आएगी। अब इसमें तो मार्कअप भी ऐड हो चुका है, तो अब यानी ये वो रकम है जिसमें एक्चुअल रकम भी मौजूद है और मार्कअप भी लग चुका है। तो अगर हमने मार्कअप निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें से वो जो आपकी एक्चुअल रकम है वो माइनस कर लें। तो मार्कअप कितना होगा? मार्कअप इक्वल टू 4,27,500 माइनस 3,75,000। ये जो हमारी स्टार्ट वाली जो अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट, वो हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। तो ये हमारा मार्कअप होगा, मुनाफा होगा, जो कि 3,75,000 रुपये लगा है एक साल के आखिर में। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।